हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल जब जिस टॉपिक पे हमने अपना लेक्चर एंड किया था वो था सेक्शन 20 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और हमने एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स की बात की थी। जब हम एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स की बात करते हैं एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स का काम जनरली होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ क्राइम, एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स आर जनरली दोज मैजिस्ट्रेट्स जो डील करते हैं with once a crime has commenced या crime has taken place at a certain place. अब जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स है वो ट्रायल किसी केस का कंडक्ट करते हैं, वो विटनेसेस को रिकॉर्ड करते हैं, और जनरली एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं दे विल इंश्योर कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे एंड दे टेक केयर ऑफ ऑल द सिचुएशंस बिफोर द कमीशन ऑफ द क्राइम। तो ये एक छोटा सा डिस्टिंक्शन है बिटवीन द एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स एंड द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। जो स्पेशल एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स हैं वो दिए गए हैं अंडर सेक्शन 21 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और जो हमारा सेक्शन है इट रीड्स एज द स्टेट गवर्नमेंट may appoint for such a term as it may think fit। तो कौन अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट? executive magistrates to be known as special executive magistrates for particular areas or for the performance of particular functions, and confer on such special executive magistrates such of the powers as are conferable under the code on the executive magistrates as it may deem fit। तो जो स्पेशल एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर सकती है किसी ऐसी चीज़ के लिए और कोई ऐसे पर्टिकुलर एरिया के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट डीम फिट करेगी कि इस सिचुएशन में हमें एक एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट की ज़रूरत है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। बेसिकली इतना ही बोला गया है हमारे सेक्शन 21 में। स्पेशल एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स जो हैं दे आर एम्पावर्ड टू परफॉर्म एनी फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स। ये एक हम देयर इज आई थिंक अ केस लॉ इन आवर बेयर एक्ट आल्सो, किसी किसी की बेयर एक्ट में लिखा होगा कि जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स हैं दे एग्जैक्टली एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ अ executive special executive magistrates exercise powers of executive magistrates totally। Then section 22 deals with local jurisdiction of executive magistrates। अब section 20 में हमें executive magistrates दिए गए हैं, section 21 में हमें special executive magistrates दिए गए हैं, and section 22 में हमें लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स दिए गए हैं। अब इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक, इन 20 बिकॉज यहाँ पे 0 दिया गया है तो देयर इज ओनली 1 ई, ठीक है। ई जो है वो सी करता है ली को, ई जो है वो सी करता है ली को। 20 में ई दिया गया है, 21 में सी दिया गया है एंड 22 में ली दिया गया है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्पेशल एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स और लोकल ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे दी गई है। नाउ वो सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर दिस इज, जो हमारी बेयर एक्ट है वो पहले मैजिस्ट्रेट्स के बारे में बात करता है एंड देन इट टॉक्स अबाउट ज्यूरिसडिक्शन। तो अगर 20 जो ई है वो 20 टाइम्स सी करता है ली को। अगर आप ये छोटी सी ट्रिक, बहुत ही स्टूपिड सी ट्रिक लग रही है, बट कल को जब आप एग्जाम में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दी स्मॉल ट्रिक्स हेल्प यू रिमेंबर एंड मेमोराइज और इंटरकनेक्ट विद वन ऑफ द क्वेश्चंस और वन ऑफ द MCQs या ऑप्शंस जो दिए गए हैं हमारे पास। तो लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स कहाँ पे दी गई है? 22 में। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज within which the executive magistrates may exercise all or any of the powers which they may be invested under the code. Then subsection 2 says, except as otherwise provided by the definition, the jurisdiction and the powers of every such magistrate shall extend throughout the district। जो
जब हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं, लेट्स मेक ड्रॉ लाइन, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स में हमारे जब हम हायरार्की कोर्ट्स की बात करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से लेके जेएमएफसी तक जाता है, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू जेएमएफसी। जब हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बात करते हैं, हमारे पास डीएम्स होते हैं, हमारे पास एसडीएम्स होते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, हमारे पास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स जो हैं, और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं, बोथ दीज मैजिस्ट्रेट्स इवन दो दे बेसिकली, लेट मी टेल यू, एग्जीक्यूटिव जो है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव पास। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं, दे डील विद जुडिशियल फंक्शंस। ट्रायल कैसे चलेगी, किस कोर्ट में चलेगी ट्रायल, अब अक्यूज आ गया, क्या करना है, किस कोर्ट के पास जाएगी, कौन जज कितना फाइन इम्पोज कर सकता है, किस जज के पास कितनी पावर है, किस कोर्ट के पास कहाँ तक जुरिस्डिक्शन है, ये सारा हमारे पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स में दिया गया है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स है, जैसे मैंने आपको अभी भी बोला, दैट देयर फंक्शनैलिटी कम्स इनटू फोर्स बिफोर द कमीशन ऑफ अ क्राइम। लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है, किसी जगह पे कर्फ्यू इम्पोज करना है, जैसे आपने देखा होगा कोविड सिचुएशन में जितने भी एसओपीज किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पास हुए थे, आपने हमेशा न्यूज़ में पढ़ा होगा कि डीसी साहब ने ये किया, डीसी साहब ने वो किया। अब अगर डीसी साहब गोज बाय द प्रोटोकॉल्स, वो हमें गाइडलाइंस देते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर रेगुलेट करते हैं, वो किसी जगह पे कर्फ्यू या लॉकडाउन इम्पोज करते हैं, वो सारी फंक्शनैलिटी होती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के पास। अब किसी बंदे ने वायलेशन किया उन एसओपीज का, या लॉकडाउन ब्रीच करके उसने कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, तो वो कौन ट्राई करेगा? एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। दिस इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। तो 22 हमें बेसिकली सिर्फ इतना बोल रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन कैसे डिफाइन होगी। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन करेंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की कहाँ तक वो एक्सरसाइज करेंगे, किन सिचुएशंस तक, किस लोकल लिमिट्स तक वो अपना पावर एक्सरसाइज करेंगे। दिस इज वॉट हैज़ बिन गिवन। जनरली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि लोकल जुरिस्डिक्शन किस जगह पे दिया है, क्या दिया गया है, कहाँ पे क्या दिया गया है। दैट इज ऑल दैट माइट बी आस्क्ड, बट दे विल नेवर आस्क यू इन डिटेल विद रिस्पेक्ट टू दीज sections that we are going through right now. Subordination of executive magistrates. All executive magistrates other than additional district magistrate shall be subordinate to district magistrate, and every executive magistrate other than the subdivisional magistrate exercising powers in a subdivision shall also be subordinate to the subdivisional magistrate subject to the general control of the district magistrate. Basically क्लियर कट एक ही बात बोली गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो सबसे ऊपर होता है व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स. The district magistrate may from time to time make rules or give special orders consistent with the court as to the distribution of business. किस चीज़ के लिए? Distribution of business among the executive magistrates subordinate to him, and as to the allocation of business to additional district magistrate. इतना ही बोला गया है. Because the district magistrate is at the top of the hierarchy, वही distribution of business करता है एंड वही डिसाइड करेगा कि कौन किस हद तक पावर एक्सरसाइज करेगा इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. ये बिकॉज डीएम इज द हेड विद रिस्पेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स. देन वी हैव सेक्शन 4. आई एम सो सॉरी, मैंने सेक्शन 4 लिखा है बट इट्स सेक्शन 24. A very important section. In fact, I don't know मैंने 4 क्यों लिखा है, maybe when I was editing it, but section 24 एक काफ़ी important section है, and a section that I think all the law students, चाहे वो जिनका वकालत करने का मन हो, जो एक जज बनना चाहते हैं, या जो अभी अपने सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हैं कॉलेज में, उन सब के लिए इतना important section है to know about, if nothing at least to know about, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन से होते हैं. अब आपको पता है जब हम टॉट्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टॉट्स में हम हमेशा देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अ टॉट एंड अ क्राइम.
एंड अ क्राइम, whenever we read the definition of a crime, हम हमेशा बोलते हैं कि इट इज़ एन एक्ट जो हम अगेंस्ट द स्टेट करते हैं, इवन दो द विक्टिम में बी XYZ पर्सन। इसीलिए किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में हम हमेशा स्टेट स्लैश वो यूटी हो कौन सी, इफ इट्स अ यूटी और अ स्टेट या यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस द नेम ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, हम कभी भी विक्टिम का नाम नहीं लिखते हैं when it comes to a crime. Why? Because in our criminal jurisprudence it is considered कि अगर आप कोई crime करते हो, it is not a crime only against an individual but it's a crime against society. इसलिए हम हमेशा लिखते हैं स्टेट वर्सेस यूनियन टेरिटरी वर्सेस। एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन कि जो विक्टिम है उसको हमेशा रिप्रेजेंट कौन करता है, एक सरकारी वकील। एक तो सरकार खुद से एक वकील एम्प्लॉय करती है जो विक्टिम्स को इन अ क्राइम रिप्रेजेंट करती है। बट इसका क्या मतलब है, क्या विक्टिम्स फॉर एग्जांपल किसी और वकील को एम्प्लॉय करना चाहते हैं, मैं एक प्राइवेट वकील हूँ बट द विक्टिम्स फैमिली और द विक्टिम हिमसेल्फ और हर सेल्फ वो चाहती हैं कि वो मुझे एम्प्लॉय करे बिकॉज मे बी आई हैव अ बेटर लीगल एक्सपर्टीज। क्या वो ऐसा नहीं कर सकते? द आंसर इज यस, वो कर सकते हैं। और ये दिया गया है कहाँ पे, हमारे सेक्शन 24 सब क्लॉज 8 के प्रोविजो में, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। तो यस, a public a victim can employ a um, any other lawyer for the prosecution of his matter, लेकिन सरकारी वकील जो है he cannot be thrown out of the picture. सरकारी वकील हमेशा एक हायर से के साथ रहेगा उस केस में, and he will be the one making all the submissions before the court. और जो एक प्राइवेट वकील होगा उसको हमेशा परमिशन लेनी पड़ेगी एक सरकारी वकील से before he makes सबमिशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, या वो कोई रिटन आर्ग्यूमेंट देना चाहता है उसको या तो कोर्ट से परमिशन लेनी होगी या एक सरकारी वकील से, जो हमारे सेक्शन 24 में दिया गया है। अब सेक्शन 24 जो सब सेक्शन 1 है वो 3 चीज़ों के बारे में बात करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, जब ये कंसल्टेशन करेगी विद एवरी हाई कोर्ट और ये अपॉइंट करेगी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक सरकारी वकील, एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर APPs, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, फॉर कंडक्टिंग। तो कौन सी 3 चीजें कंडक्ट ये करेंगी, यहाँ पे दिया गया है हमारे सब सेक्शन 1 में। prosecution, appeal या any other proceeding on behalf of the central government or state government as the case may be। तो जो सबसेक्शन 1 है वो हमें ये बात बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है विद कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, वो अपॉइंट करेगी किसी सरकारी वकील को या एडिशनल APP, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनको अपॉइंट करेगी किस चीज़ के लिए, जो कि 3 चीज़ें होंगी, प्रोसिक्यूशन, अपील या एनी अदर प्रोसीडिंग। प्लीज़ अपनी बैराक पे इसको अंडरलाइन कीजिए, प्रोसिक्यूशन, अपील या एनी अदर प्रोसीडिंग। ठीक है, दिस इज व्हाट सबसेक्शन सेज। और ये किनके बिहाफ पे प्रोसीड करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 or more public prosecutors for the purpose of conducting any case or class of cases in any district or local area। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग केसेस और क्लास ऑफ केसेस किसी एक डिस्ट्रिक्ट में या लोकल एरिया में। For every district, the state government shall appoint a public prosecutor and may also appoint 1 or more additional public prosecutors for the district, provided that the public prosecutor or APP appointed for one district may be appointed also for another district। Basically इतना ही बोला गया सबसेक्शन 3 में कि एक से ज़्यादा एडिशनल APPs भी किसी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स मैटर्स इतने ज़्यादा हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टेट के या क्रिमिनल मैटर्स जितने भी हैं दे आर शाउट ऑन द शोल्डर्स ऑफ 1 person।
और ये बोल रहा है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या एपीपी है वो अपॉइंट कर सकता है प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द एपीपी अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अगर वो अपॉइंट हुए वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंट किए जा सकते हैं फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक मैटर्स. Then subsection 4 says the district magistrate in consultation with the sessions judge. अब हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स में सबसे ऊपर कौन होते हैं? डीएम साहब. हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स में सबसे ऊपर कौन होते हैं? सेशंस जज. तो ये जो डीएम साहब हैं और ये सेशन जज साहब हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंसल्ट करेंगे और ये एक पैनल तैयार करेंगे जो ये भेजेंगे किसको? स्टेट गवर्नमेंट को. एक हमारे डीएम साहब और हमारे सेशन जज साहब, दे विल बोथ प्रिपेयर अ लिस्ट और अ पैनल, एंड इनके ओपिनियन में जो फिट होगा टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एपीपी फॉर अ डिस्ट्रिक्ट, और ये भेजेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को. और सेंट्रल गवर्नमेंट इसी लिस्ट में से किसी बंदे को चूज करेगी टू बी अ public prosecutor, a PP or an APP for the district unless his name and अगर उस इंसान का नाम उस लिस्ट में है, उस पैनल में है जो डीएम साहब और सेशन जज साहब ने तैयार की है, तो वो बंदा अपॉइंट हो सकता है एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर. इफ द नेम इज नॉट इन द पैनल दैट हैज बीन गिवन, देन ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द PP or APP. Then subsection 6 says, notwithstanding anything contained in subsection 5, where the state government there exists a regular cadre for prosecuting officer, the state government shall appoint a PP or an APP only from among the persons constituting such a cadre, provided that where in the opinion of the state government no suitable person is available in such cadre for the appointment, that government may appoint a person as PP or APP as the case may be from the panel of the names prepared by district magistrate under subsection 4. अगर अब कोई स्टेट में एक रेगुलर कार्डर है ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी इसी रेगुलर कार्डर में से. अब इस रेगुलर कार्डर में, क्योंकि जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपने कार्डर्स होते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एपीपीज और पीपीज. अब अगर इस कार्डर में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो हु इज केपेबल इनफ टू डील विद दीज मैटर्स, तो क्या होगा? Then in such a situation the public prosecutor will be appointed from the panel that has been framed under subsection 4. subsection 4 में कौन सी पैनल क्रिएट हुई है? वो जो डीएम साहब और हमारे सेशन जज साहब वो साथ बैठ के जो पैनल तैयार करते हैं. Then एक्सप्लेनेशंस हमारे जो सेक्शन 24 में है वो दी गई हैं, और उसमें लिखा गया है दैट अ रेगुलर कार्डर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मींस अ कार्डर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स व्हिच इंक्लूड्स देयरइन द पोस्ट ऑफ PP but whatever name called, and which provides for promotion of APPs by whatever name called to that post. Prosecuting officer means a person by whatever name called appointed to perform functions of the public prosecutor, an APP or an assistant public prosecutor under this code. Then we have subsection 7. A person shall be eligible to be appointed as a public prosecutor or an APP under subsection 1 or subsection 2 or subsection 3 or subsection 6 only if he has been in practice for a term not less than 7 years. Please underline this. तो कोई भी बंदा अगर उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो बंदा उसको एक्सपीरियंस होनी चाहिए 7 years तक के. 7 साल से कम जिसके पास भी एक्सपीरियंस हो, दैट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. और अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है किसी स्पेशल मैटर के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई मैटर एक्सपीरियंस नेचर का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक एसिड अटैक हुआ था, तो बहुत लोगों की रिकमेंडेशंस ये आई थी कि आप इस केस को जल्दी चलाने के लिए, एंड फॉर समवन हु हैज़ ग्रेटर एक्सपर्टीज इन क्रिमिनल लॉ, आप किसी ऐसे बंदे को लेके आई हु इज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम. तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमेशा वो बंदा अपॉइंट होगा जिसका एक्सपीरियंस शैल नॉट बी लेस देन
10 years. तो 10 साल का मैंडेटरी एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए फॉर अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. देन वी हैव सबसेक्शन 8 का जो प्रोविजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सबसेक्शन. ये जो मैंने आपको बोला था कि 24 सबसेक्शन 8 उसके प्रोविजो में ये दिया गया है दैट द विक्टिम कैन एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस जो असिस्ट करेगा द प्रोसिक्यूशन. ही कैन ओनली असिस्ट द प्रोसिक्यूशन, ही कैन नॉट टेक ओवर द केस. Subsection 9 में दिया गया है that for the purpose of subsection 7 and subsection 8, the period during which a person has been in practice as a pleader or has rendered, whether before or after the commencement of this code, service as a public prosecutor or as an APP or other prosecuting officer by whatever name shall be deemed to be the period during which such person has practiced as an advocate. Something that does not need an explanation, बहुत ही basic सा subsection है. Then we have assistant public prosecutors जो दिए गए हैं हमारे section 25 में. The state government shall in every district appoint one or more assistant public prosecutors for conducting prosecution in the court of magistrates. The central government may appoint one or more APPs for the purpose of conducting any case or class of cases in the court of magistrates. Save as otherwise provided in subsection 3, no police officer shall be eligible to be appointed as an APP. किसी भी बंदे को आप APP अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन आप पुलिस वाले को नहीं कर सकते. अब अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी सिचुएशन में कोई ऐसा बंदा अवेलेबल ही नहीं है जो अपॉइंट हो सकता है APP, तो यस आप पुलिस के किसी बंदे को कर सकते हो अपॉइंट, बट 2 कंडीशंस हैं. नंबर 1 इज he should not be a part of the investigation because फिर उसका बायस होगा. नंबर 2, वो shall not be below the रैंक ऑफ एन इंस्पेक्टर. तीनों सेक्शंस जो हमारे हैं लिटरली यही दिया गया है. ये जो मैंने आपको सब इंस्पेक्टर और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बोला, ये प्रोविजो में दिया गया है ऑफ सब सेक्शन 3. इतना ही बोला गया है. और जो ये पहले बोली गई है हमारी बात कि पुलिस ऑफिसर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते, ये सब सेक्शन 2 में दी गई है. ये सब सेक्शन 3 में हमें बोला गया कि जहाँ पे कोई भी अवेलेबल ना हो, आप जो DM साहब हैं वो किसी पुलिस के बंदे को भी अपॉइंट कर सकती है. Then we have section 25A. 25A डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कभी कभी पूछा जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि बताइए जी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कहाँ पे दिया गया है. कंटेंट्स नहीं पूछे जाएंगे आपसे, दैट इज़ फॉर श्योर, बट इंडेक्स बेस्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब डायरेक्टरेट कौन एस्टैब्लिश करता है ये इंपॉर्टेंट है. द स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेट के काफ़ी सारे अपने मैटर्स होते हैं और जनरली किसी स्टेट में उसी स्टेट के अगेंस्ट मैटर्स आते हैं, तो इट इज़ वाइजर दैट स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन. और अपॉइंटमेंट्स भी हमने अभी देखा कि वो लिस्ट किसके पास जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास. तो ऑफ कोर्स द डायरेक्टरेट ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. और उसमें डेप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन भी अपॉइंट हो सकते हैं. A person shall be appointed as the director of prosecution or deputy director of prosecution only if he has been in practice as an advocate. Only and only जब वो वकील होगा, चाहे वो सरकारी वकील भी हो सकता है, and not a very mandatory requirement for not less than 10 years. तो 10 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है. बताइए जी, और हमने कहाँ पे पढ़ा था कि 10 साल का मैंडेटरी एक्सपीरियंस है फॉर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, हमने ये पढ़ा था. And such appointment shall be made in concurrence with the Chief Justice of the High Court. Please underline this. तो जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन या डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट होगा, उसकी जब अपॉइंटमेंट अब होगी, कोई बंदा मिल भी गया जिसके पास ये एक्सपीरियंस है, 10 साल से कम नहीं है उसकी एक्सपीरियंस, मिनिमम 10 साल की है, तो उसका जो अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, दैट विल हैपन आफ्टर after the appointment has been confirmed या in concurrence with the Chief Justice of
such particular high court. The head of director of prosecution shall be director of prosecution, who shall function under the administrative control of the head of the home department of the state. अब जो ये किसके एक direct control के under होगा, जो ये director of prosecution होगा home department of any particular state. Every deputy director of prosecution shall be subordinate to director of prosecution. अगर कोई deputy director होगा, of course he will be under the direct control of the director of prosecution. Then we have subsection 5. Every public prosecutor, additional public prosecutor, and SPP appointed by the state government under subsection 1 or as the case may be subsection 8 of 24 to conduct the case of high court shall be subordinate to the director of prosecution. Nothing important. पब्लिक प्रोसिक्यूटर APP SPP अपॉइंट अगर हुए हैं वो भी किसके कंट्रोल के अंडर होंगे, द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर APP एंड SPP अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट under subsection 3 or as the case may be under subsection 8 of section 24 to conduct cases in district courts, and every APP appointed under subsection 1 shall be subordinate to deputy director. बिल्कुल भी कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक सा सेक्शन है. The powers and functions of the director of prosecution and deputy director of prosecution and the areas for which each of the deputy directors of the prosecution have been appointed shall be such as the state government may by notification specify. तो उनके जो powers and functions होंगे या वो कहाँ से डिक्टेट होंगे, वो कौन बाय वेयर विल दे एमिनेट फ्रॉम, स्पेसिफिकली जो नोटिफिकेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट होगी. द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो कौन अब्सॉल्व्ड है, द एडवोकेट जनरल. अब हमारा चैप्टर 2 फाइनली कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हम क्रिमिनल कोड्स की हायरार्की पढ़ रहे थे. अब हम पावर ऑफ कोर्ट्स जो हैं हमारे पास अब एक कम्प्लीटली नया चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि कौन मैजिस्ट्रेट कितना सेंटेंस पास कर सकता है, किस मैजिस्ट्रेट के पास कौन सी पावर्स हैं. वो सब हमारा चैप्टर 3 में दिया गया है, विच स्टार्ट्स विद सेक्शन 26. आज हम सेक्शन 30 तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे and hopefully tomorrow we will continue again. Then section 26 हमें क्या बोलता है specifically, courts by which offences are triable. अब ये basically यही बोल रहा है कि अगर अब IPC substantial law के हमारे पास कई cases आ गए तो वो कहाँ पे ट्राई होंगे. हमारे पास हाई कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है एंड एनी अदर कोर्ट जो दिखाया गया है हमारे फर्स्ट स्केड्यूल में. अब हमारे पास जो अगर आप अपनी बैराक देखेंगे उसमें स्पेसिफिकली चार्ट्स दिए गए हैं ऑफेंसेस को लेके, सेक्शंस को लेके वगैरह वगैरह, बहुत 5-6 कॉलम्स दिए गए हैं. और उनका जो छठा कॉलम है वो हमें ये भी बताता है कि कहाँ पे दिया गया है, कौन सा ऑफेंस कहाँ पे ट्रायबल होगा. वो हमारे 6th कॉलम में दिया गया है, ट्रायबल बाय विच कोड. अगर आप अपनी इंडियन पीनल कोड की बैराक भी खोलेंगे, जब वो सेक्शन खत्म होता है सेक्शन के नीचे भी लिखा होता है कि ये जो है ये वेदर इट्स अ बेलेबल और ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस की, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ट्रायबल बाय विच कोड ये भी दिया गया है. तो सेक्शन 26 उन ऑफेंसेस के बारे में बात करता है एंड कौन से और किन किन कोड से ट्रायबल होंगे हमारे कौन से ऑफेंसेस. जो हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट एंड एनी अदर कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं इंडियन पीनल कोड के अंडर कोई भी अगर ऑफेंस होगा वो इन कोड से ट्रायबल होंगे. ये हमारे सेक्शन 26 में दिया गया है. अब अगर कोई ऑफेंस है जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज पर्टिनेंट टू रेप, 376 A B C D E जो अमेंडमेंट से भी आए थे, या कोई भी ऐसा ऑफेंस होगा रिगार्डिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो वो जनरली इट इज़ प्रैक्टिकेबल, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है बट इज रेकमेंडेड कि इट बी प्रिजाइडेड ओवर बाय अ वुमन. एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ shall, when any court is mentioned in this behalf, in such law be tried by such court, and when no court is so mentioned may be tried by high court or any other court जो specifically उस offense के बारे में दिखाया गया है कि ये offense इस particular first schedule के हिसाब से ये
पर्टिकुलर ऑफेंस इस पर्टिकुलर कोड से ट्रायबल होगा। अब एक कोई जुवेनाइल केसेस हैं, जुवीज मतलब वो जो बिलो द एज ऑफ डिलिंक्वेंट जुवेनाइल्स, वो होते हैं जो बिलो द एज ऑफ 16 होते हैं। अब इनके जितने भी मैटर्स होते हैं वो कौन ट्राई करेगा? जनरली द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट, लेकिन कंडीशन क्या है? द पनिशमेंट शुड नॉट बी पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ committed by any person who at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 16, may be tried by the court of chief judicial magistrate or by any court specially empowered under the Children's Act. हमारे पास JJB बोर्ड्स होते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो ट्राई करते हैं मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू जुवेनाइल्स, या चिल्ड्रंस एक्ट में जो भी हमें स्पेसिफिक कोर्ट के बारे में बताया गया है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा कि ये ट्राई करेंगे ये मैटर्स, वो डील करेंगे विद द ऑफेंसेस ऑफ डिलिंक्वेंट जुवेनाइल्स बिलो द एज ऑफ 16। अब जो ये कोर्ट्स हैं, ये कौन सी तीन चीज़ें करेंगे? फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन ऑफ द यूथफुल ऑफेंडर्स। प्लीज अंडरलाइन दिस 3 words. Then section 28 deals with sentences which the high courts and session judge may pass. जो सेक्शन 28 है उसका सबसेक्शन 1 रीड्स एज अ हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। ये कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो विद इन द बाउंड्स आएगा ऑफ द लॉ। सबसेक्शन 2 बोलता है अ सेशंस और एन एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ passed by such high court shall be subject to confirmation by the high court. हमारे जो एडिशनल सेशंस जज या हमारे सेशंस जज साहब होंगे, ये भी कोई भी ऑफेंस कोई भी पनिशमेंट पास कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर अ सेंटेंस ऑफ डेथ। अगर अब इन्होंने किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया, इट्स नॉट लाइक दे कैन नॉट पास द डेथ सेंटेंस, ऑफ कोर्स दे कैन, बट इट हैज टू बी इन कॉन्फर्मेशन विद द हाई कोर्ट। मतलब इनको ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, दे हैव टू मेक अ सबमिशन अंडर 366 of criminal procedure code. They have to make a submission, and under 368 the high court can either deny or they can approve या confirm the sentence passed by the sessions judge. And an assistant session judge may pass any sentence authorized by law except the sentence of death or of imprisonment for a term exceeding 10 years. तो assistant session judge जो है additional session judge pass कर सकते हैं death sentence, assistant session judge cannot pass a death sentence, और imprisonment of life के लिए भी pass नहीं कर सकते, और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 10 years और 10 साल से जो ज़्यादा पनिशमेंट होगी वो भी ये पास नहीं कर सकते। ये कहाँ दिया गया हमारे सेक्शन 28 में? क्विकली रिकैप्चुलेटिंग हमने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट गोना लाई टू यू, ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा आपके MCQs में, कभी कभी आपके मेंस में, या आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि बताइए जी कहाँ पे कौन सा ऑफेंस कहाँ दिया गया है कि कौन से जज कौन से सेंटेंसेस पास कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। सेशंस और एडिशनल सेशन जज कोई भी सेंटेंस विद पास कर सकते हैं, और फाइन का भी कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, ये पास कर सकते हैं इवन द सेंटेंस ऑफ डेथ, लेकिन इन कंफर्मेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप सबमिशन 366 CRPC में करते हो, 368 में हाई कोर्ट या तो कंफर्म करती है या तो डिनाई करती है। और असिस्टेंट सेशन जज जो है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है एक्सेप्ट फॉर अ सेंटेंस ऑफ डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक्सीडिंग 10 years। ये दिया गया है हमारे सबसेक्शन 3 में। अब सेक्शन 29 डील करता है विद सेंटेंसेस व्हिच मैजिस्ट्रेट्स में पास। अब हमने ऊपर हाई कोर्ट्स और सेशंस कोर्ट के बारे में बात किया, सेक्शन 29 में हम मैजिस्ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे। जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है वो पास कर सकता है एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ या LI या लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years। और फाइन का कोई स्पेसिफिक ये नहीं है, फाइन दे कैन किसी भी हद तक ये पास कर सकते हैं फाइन का कोई भी, अगर इनको सेंटेंस पास करना है विद रिस्पेक्ट टू द फाइन। जो
CJM है वो पास कर सकते हैं सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, लेकिन ना वो डेथ सेंटेंस पास कर सकते हैं, ना वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years. Then subsection 2 says judicial magistrate first class यानी मुंसिफ, यानी हमारे जो सबसे लो क्रिमिनल कोर्ट्स में सबसे लोअर रैंक पे जो होते हैं, हमारे कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास JMFC may pass a sentence for a term not exceeding 3 years, or a fine not exceeding 10,000 rupees, or both. अब जो हमारे JMFC है ये भी बताया गया है हमारे इस सब सेक्शन में कि वो नॉट एक्सीडिंग द टर्म ऑफ 3 years, 3 साल से ज़्यादा वो पनिशमेंट नहीं दे सकते, और फाइन एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़ और बोथ, या 10,000 रुपये से भी ज़्यादा वो फाइन इम्पोज नहीं कर सकते. देन द कोर्ट of magistrate of second class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year, एक साल से ज़्यादा नहीं कर सकते वो सेंटेंस पास, और ऑफ अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़, और बोथ 5,000 से ज़्यादा वो फाइन भी नहीं कर सकते. Court of Metropolitan Magistrate shall have the powers of the Court of CJM and the Metropolitan Magistrate of the Judicial Magistrate First Class. ये सब सेक्शन 29 में दिया गया है. Then section 30 sentence of imprisonment and default of fine. ये मुझे लगता है दिस इज अ टॉपिक विल डील विद टुमारो, बिकॉज आज हमने स्पेसिफिकली सिर्फ सेंटेंसेस के बारे में बात किया और कौन कितना पनिशमेंट पास कर सकता है. सेक्शन 30 से हम कल कंटिन्यू करेंगे, एंड होपफुली कल हम सेक्शन 39 तक पूरा कंप्लीट करेंगे, एंड देन विल बी स्टार्टिंग इन फैक्ट सेक्शन 40 तक, एंड फ्रॉम सेक्शन 41 जो कि अरेस्ट ऑफ पर्सन्स हमारा 5th चैप्टर है उससे डील करता है. वी विल बी डूइंग दैट टुमारो. होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. हु हैव ट्यून्ड इन फर्स्ट, फॉर दोज ऑफ यू हु हैव ट्यून्ड इन फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट दे ऑल्सो नो दैट दिस इज़ अ न्यूअर प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू आर गिवन फ्री लेक्चर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. सी यू टुमारो. बाय बाय.